हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज़ में बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम टेट और सी टेट में बग़ैर इस थ्योरी के कोई पेपर मुकम्मल नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या पियाजे की इदराकी नशोनुमा की थ्योरी। अब तक हमने 2 स्टेजेस पर बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं तीसरा और एक और अहम से स्टेज या जिसे हम एक अहम संगमेल भी कहते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। अगर आप तैयार हैं तो हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये जो तीसरा और अहम एक स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जी हाँ, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर किया जा रहा है, यहाँ पे बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट यानी पुख्ता ख्यालात डेवलप होते हैं। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में ही कहा था कि ऑपरेशनल या ऑपरेशन के माने यहाँ पियाजे थिंकिंग प्रोसेस या लॉजिकल थिंकिंग के लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट यानी पुख्ता लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। तो याद रखें कि ये जो 7 to 11 ईयर्स का जो पीरियड है दोस्तों, ये बहुत ही अहम है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डेवलप होती है वो है लॉजिकल थिंकिंग। जी हाँ, याद रखें, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डेवलप होती है वो है लॉजिकल थिंकिंग का आ जाना। यानी इससे पहले तक हमने देखा था कि ये लॉजिकल थिंकिंग प्री ऑपरेशनल पीरियड तक नहीं आई थी। तो याद रखें ये चीज़। और उसके बाद दूसरी चीज़ है जो यहाँ पर आती है, जैसे कि हमने पिछले इस वीडियो में बात की थी कि बच्चे एक ही जानिब सोचते हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 to 11 ईयर्स में उनके पास ये एबिलिटी भी डेवलप होती है कि वो रिवर्सेबल थिंकिंग शुरू कर चुके होते हैं। यानी पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चों में रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था रिवर्सेबल थिंकिंग के ताल्लुक से कि पियाजे अपने लड़के को लेकर स्कूल जाते हैं और उसे वहाँ पर ड्रॉप करते हैं या छोड़ते हैं और कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद आप सीधा घर चले जाएं। तो लड़का कहता है कि मुझे घर से स्कूल का रास्ता तो पता है लेकिन स्कूल से घर का रास्ता मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने इसीलिए उस पिछले स्टेज में कहा था कि बच्चों में रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, लेकिन अब इस स्टेज में उनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि रिवर्सिबल थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो अब यहाँ पर जब वो अडल्ट की तरह सोचना शुरू करते हैं तो उनके अंदर से धीरे 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 एनिमिज्म तो चला जाता है। यानी वो एनिमिज्म क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि मैं जैसा हूँ वैसा कोई गुड़िया भी जानदार है, फर्नीचर भी जानदार है, लाइट्स भी जानदार है, वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ को अपनी तरह जानदार और पेन महसूस करने वाले या खुशी या गम महसूस करने वाले महसूस करता है। तो अब इस स्टेज में 7 to 11 ईयर्स में वो कैफियत चली जाती है और साथ ही साथ उसके अंदर पाया जाने वाला ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिज्म जो था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता है। लेकिन कुछ केसेस जो एक्सेप्शनल होते हैं उन केसेस में ईगोसेंट्रिज्म या एनिमिज्म थोड़ा सा बरकरार रहता है। और इसके बाद तीसरी जो एक अहम चीज़ इनके अंदर इस स्टेज में डेवलप होती है और वो ये है कि ये कंजर्व होना शुरू हो जाते हैं। यानी उनके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि चीज़ें जिस तरह दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जी हाँ, और साथ ही साथ ये किसी थ्योरी या किसी कॉन्सेप्ट पे सोचना शुरू करते हैं और उसके हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ों की आइडेंटिटी या यहाँ पे समझिए कि 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि
थिंग्स को या चीज़ों को देखने का उनका नज़रिया बदलता है और चीज़ों की आइडेंटिटी, ये चीज़ों की आइडेंटिटी उन्हें आती है और इसी तरह से उनमें डिसेंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। डिसेंट्रेशन क्या है? जैसे कि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखा था कि वो समझते हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, वो धीरे 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 यहाँ पे और स्ट्रांग होती है। और एक और चीज़ यहाँ पे उनके अंदर आती है, वो है कॉज एंड इफेक्ट। याद रखें ये काफ़ी अहम है, इस पर टेट और सी टेट में सवालात बने हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे इनके अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर बारिश हो रही हो तो क्या होगा? हम भीग जाएंगे। अगर आप इस उम्र के बच्चे से अगर आप पूछें कि अगर बारिश हो रही हो तो क्या होगा अगर आप बाहर जाएंगे, तो वो कहेगा कि हम भीग जाएंगे, और मम्मा कहती हैं कि बारिश में भीगने से सर्दी हो जाएगी। तो कॉज और उसका इफेक्ट ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एक और भी चीज़ अगर हम एक और मिसाल के ज़रिए से देखें तो अब अगर सूरज निकला हुआ हो या कपड़े धुलना हो या सूरज निकला हुआ हो, तो अगर कहें कि जाओ सूरज निकला हुआ है कपड़े डाल दें, तो उसके बाद अगर उस बच्चे से पूछें इस उम्र में तो वो कहेगा कि सूरज की रोशनी में कपड़े डालने पर कपड़े सूख जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट। अगर उसे कहें कि बारिश हो रही है, जाइए कपड़े तार पर डालकर आइए, तो वो कपड़े तार पर डालकर नहीं आएगा। वो बोलेगा कि कपड़े तो भीगे हुए हैं, फिर किस तरह से अगर इन्हें तार पर या बाहर डाला जाए तो कपड़े तो सूखेंगे नहीं। तो कॉज और उसका इफेक्ट, जैसा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो बिला किसी झिझक के आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर किसी चीज़ का कॉज क्या है, वजह क्या है और उसका असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये भी यहाँ पर इनमें डेवलप होने वाली एक और अहम क्वालिटी है। छठवीं या सिक्स्थ क्वालिटी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अहम है कि यहाँ पर इस उम्र के बच्चों में क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाएगा। जी हाँ, क्लासिफिकेशन डेवलप होगा। अगर उसके सामने बहुत सारे ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स या सर्कल्स रखे हुए हों और अगर आप उनको कहें कि जितने भी और इधर आप उनको बहुत सारे इस तरह के ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स अलग अलग अगर आप डाल दें तो ये इसमें से ये अलग अलग जगहों से ये उठाएंगे। अगर आप इस तरह से डाल दें तो और उन्हें क्लासिफाई करने के लिए कहें तो वो इन्हें गिनकर, यहां पर इन्हें गिनने की इनके अंदर कैपेसिटी आएगी 1 2 3 4 5। तो यहां पर वो कहेगा कि देयर आर 5 ट्रायंगल्स, और इसी तरह से वो स्क्वायर्स को और सर्कल्स को गिनते हुए क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ये एक स्टेज की एक और अहम डेवलपमेंट है उन बच्चों के अंदर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो और एक भी चीज़ यहाँ पे उनमें आती है कि कैटेगराइज भी कर पाएंगे वो। कैटेगराइजेशन भी ये इनके अंदर आने वाली एक और अहम क्वालिटी होती है या इनेट एबिलिटी होती है। तो जिस तरह से पियाजे ने कहा है, हर चीज़ पियाजे ने जो कही है वो उम्र से रिलेटेड है और पूरी की पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उम्र पर डिपेंडेंट है, एज डिपेंडेंट है, याद रखें। तो यहाँ पर कैटेगराइजेशन होगा। अगर यहाँ पे तो वो गिन पाया कि शक्ल कैसी है या उसका शेप कैसा है, लेकिन अगर ये पेन तो पूरे दिखने में एक जैसे हैं, जी हाँ, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि ब्लैक
को कैटेगराइज कीजिए तो वो इस तरह से ब्लैक को उठाएगा, जितने भी चाहे वो पेन हो या कोई यूं समझिए कि तमाम ब्लैक चीज़ों को एक जगह करने का, तो वो चाहे कोई पाउच हो या कोई डस्टर हो या कोई हेलमेट हो या बैग हो वगैरह वगैरह, तो वो तमाम ब्लैक चीज़ों को एक जगह रखेगा। जी हाँ, ब्लैक को एक जगह रखने के लिए कैटेगराइजेशन। अब यहाँ पे शेप कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, मरकज़ी ख्याल नहीं है, और उसे अगर कहा जाए कि जितने भी रेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर कैटेगराइज किए जाए और जितने भी ब्लू चीज़ें हैं वो गिनकर उन्हें कैटेगराइज किया जाए, तो वो इस तरह से कैटेगराइजेशन भी आसानी से कर पाएंगे इस स्टेज में। तो ये तो कलर का कैटेगराइजेशन होगा। इसी तरह से अगर कोई एक आप पर्टिकुलर उन्हें एस्पेक्ट देकर कहें तो वो वेट या वजन, वॉल्यूम या पैमाइश के लिए अगर कुछ दें तो उनको भी ये अच्छी तरह से, और हाइट, या आप कोई चीज़ को मेजरमेंट के भी इनके वर्क अगर दें और बताएं तो ये तमाम चीज़ों की वो आसानी के साथ कैटेगराइजेशन कर पाएंगे इस स्टेज में 7 to 11 ईयर्स। और एक और चीज़ यहाँ पे जो डेवलप होगी 8वीं, ये काफ़ी अहम है, ये है ट्रांजिटिविटी। मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम्स है या मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, यहाँ पर देखेंगे कि अगर कहा जाए कि A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, then what is the relation between A and C? अगर ये सवाल दिया जाए तो वो अपने दिमाग में, जैसा कि हमने भी सीखा था कि याद रखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से हमने 2+2 के लिए जो फॉर्मूले से हमने किया था कि यहाँ पर 2 है तो हमने इस तरह से 2 लिखा, और यहाँ पर 2 है तो हमने इस तरह से 2 लिखा, फिर इसको काउंट किया 1 2 3 4 4। तो अब इसी तरह से यही ट्रांजिटिविटी इनके अंदर भी इस एज में ज़रूर आएगी। तो वो आप क्या करेंगे, A, या यूँ समझिए कि ये A है और ये बड़ा है B से, ठीक है, तो ये ओके है, और B बड़ा है C से, B बड़ा है C से, B बड़ा है और तो इस तरह से ये जहन में इस तरह से एक पैटर्न बनाएंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो अब उसे आसान हो जाएगा कि C A से छोटा है, तो वो यहाँ पे लिख पाएगा कि A इज ग्रेटर देन C ऑल्सो। तो ये इस तरह से इसे आप लॉजिकल थिंकिंग से भी जोड़ सकते हैं, जो इस स्टेज की एक अहम संगमेल है, एक अहम डेवलपमेंट है। तो ये तो थे क्वालिटीज़, जो ये 8 क्वालिटीज़ इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, जैसा कि पियाजे ने कहा है। तो उसी तरह से आप भी एक बार देख लीजिए, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझना है तो इस एज के जो भी बच्चे आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके आसपास में मौजूद हैं, या अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे हो वहाँ पर मौजूद हैं, तो इन पर छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। ये जो कैटेगराइज हमने की है इनको उन पर अप्लाई करके देखिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा हमेशा के लिए ये थ्योरी और इसके स्टेप्स ज़रूर सेव हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स का तो हमें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अब आइए इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। जी हाँ, इस स्टेज के एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस
क्या होंगे वो देखेंगे। तो इस स्टेज के बच्चों को प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग, बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो होगा सीखने के लिए, उनको कॉन्क्रीट चीज़ें या पुख्तगी या ऐसी चीज़ें जो उनके सामने मौजूद हों या कुछ चीज़ों को लेकर वो अपना कुछ नॉलेज को डेवलप कर सकते हों, वैसी चीज़ें, वैसे टीचिंग वैसी डिज़ाइन करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अवॉइड गिविंग टू मच टू रीड। जी हाँ, इस स्टेज के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए न दिया जाना चाहिए कि बस आए स्कूल में रीडिंग करवाई, होमवर्क दिया और भेजा दिया, तो उससे उनका जो इनेट एबिलिटीज़ है वो डेवलप नहीं होंगे, ये कहते हैं पियाजे। तो करना क्या चाहिए? तो मोर फोकस ऑन कॉन्क्रीट मैनिपुलेशन, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको लेकर बच्चों को बाहर जाएं। जैसा कि टाइप्स ऑफ सॉइल बताना हो तो क्लासरूम में नहीं बल्कि बाहर ले जाएं, डिफरेंट एरियाज़ पहले से सेलेक्ट करें, वहाँ का सॉइल उनसे कलेक्ट करवाएं, किसी और जगह का सॉइल कलेक्ट करवा कर फिर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कहा जाए और उनका अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए कहा जाए। तो दैट वुड बी अ कॉन्क्रीट लर्निंग। और मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स या शुड बी यूज्ड, 3D मॉडल्स अगर सिर्फ बोर्ड का इस्तेमाल न किया जाए बल्कि अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसके मल्टी डायमेंशनल हो, से आबादी या उससे ज़्यादा वाले जो डिफरेंट मॉडल्स होंगे या वर्किंग मॉडल्स और बहुत अच्छे हैं, उनको यूज़ करते हुए बच्चों के हाथ में दिया जाए और उन्हें उसके बारे में समझाया जाए, ये कहते हैं पियाजे। और उसी तरह से पार्ट लर्निंग को इनकरेज किया जाना चाहिए कि आप अगर कोई एक लेसन ले रहे हैं तो उसका एक पार्ट हो और उस पार्ट को सेलेक्ट करके उसी के हिसाब से आप लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें और जब तक बच्चों में वो कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो उससे जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा ना पढ़ाएं, उसकी टीचिंग ना करें। तो और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चीज़ें लेकर जाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से सिंपल ले जाना बेहतर है, उन्होंने कहा है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी अगर बताई जा रही हो तो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी पहले बताएं, फिर उसके बाद अगर वो मॉडल है तो उसमें से आप जो नर्वस सिस्टम अलग बताएं या उसके बाद आप स्केलेटन सिस्टम बताएं और इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम एक। तो कॉम्प्लेक्स से एक एक चीज़ सिंपल या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं पियाजे। और रिलेट मेमोरी, जी हाँ, ये भी एक बहुत ही अहम चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है कि बच्चों को रिलेट कराएं या एक लर्निंग को किसी चीज़ से रिलेट कराएं। जैसा कि मैंने मिसाल दी थी पिछले वीडियो में कि आप अगर नंबर्स पढ़ा रहे हो तो बच्चों के सर पे मौजूद फ़ैन है तो उसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, तो उनसे रिलेट कराएं। तो ये तो थे एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। और इसी तरह से बच्चों को सीखने दीजिए, आप भी सीखिए, टेट और सीटेट के लिए खूब मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं हर मोड़। हमेशा हौसला रखिए और साथ ही साथ हमें भी हौसला दीजिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक अपने कमेंट्स के ज़रिए से आपके ऑब्जर्वेशन क्या है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।